अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आज ईवीएस की ऑनलाइन क्लास है और आज की ये ऑनलाइन क्लास काफ़ी अहम है। आप तमाम ही टीचर्स का मैं बहुत इस्तकबाल करती हूँ आज की इस क्लास में। तो आइए बिला ताख़िर हम आज की क्लास शुरू करें। सबसे पहले तमाम ही टीचर्स दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर शुरू किया था फ्लोरा एंड फौना, उसी को हम फौरन आगे बढ़ाने वाले हैं आज। तो तमाम ही टीचर्स इसमें बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, है ना। ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको इम्तिहान में समझ में आएगा। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीटेट क्रैक करवा सकता है। पहले जो है ईवीएस का जो पोर्शन था काफ़ी इजी था, लेकिन अभी एनसीईआरटीज़ में तब्दीली के बाद इस मजमून में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आने लगी हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है काफ़ी अहम है, इसे आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। फ्लोरा एंड फौना ये चैप्टर हमने पिछले पीरियड में शुरू किया था। बहुत सारे अहम पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। जो लास्ट पॉइंट था झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ताल्लुक से था। हमने देखा था कि जो मिजोरम है वहाँ पर ये कल्टीवेशन किया जाता है और मिजोरम के लोग इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं झूम कल्टीवेशन, है ना। ये हमने पिछले पीरियड में लास्ट पॉइंट देखा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि मिजोरम की जो राजधानी है, मिजोरम की राजधानी वो क्या है। मिजोरम की राजधानी हमने देखी थी ऐज़वाल है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बार बार ये बात कही थी। और उसके बाद एक और चीज हमने देखा था कि मिजोरम के लोग झूम कल्टीवेशन जब करते हैं तो एक तो खास तरीके का उनका डांस होता है, उस डांस को कहा जाता है चिराओ डांस। चिराओ डांस यानी फसल की कटाई के वक्त ये डांस वो लोग करते हैं और कल्टीवेशन की जाती है। इस कल्टीवेशन को मिजोरम में खास नाम दिया गया है झूम कल्टीवेशन। ये इतने लास्ट पॉइंट हमने देखे थे पिछले पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। ये जो चैप्टर है फ्लोरा एंड फौना, इसमें आगे का जो देखे पार्ट है थोड़ा सा मुश्किल है ना। आपको काफी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे के पॉइंट क्या है। फ्लोरा एंड फौना, अभी हम सिर्फ फ्लोरा देख रहे हैं, यानी प्लांट के ताल्लुक से हम बातें कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं और कौन से प्लांट को क्या कहते हैं, हमने ये देखा था। आगे देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लांट्स में कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस इन प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट हैं अपने अंदर अलग अलग नेचुरल प्रोसेस रखते हैं, है ना। जैसे कि हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी तो देखिए कितने सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं।
हम सांस लेते हैं, है ना, रेस्पिरेशन। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो है खून पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, इसे कहेंगे सर्कुलेशन। जो हमारे जिस्म के फाजिल मादे हैं वो एक खास सिस्टम के जरिए खारिज कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। यानी इंसान के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोसेस होते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं। तो आइए देखिए कि कौन से वो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस जो हमें इसमें देखना है वो है मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट यानी हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। अब आप लोग बोलेंगे कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट करेंगे, तो ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि प्लांट के अंदर हरकत कैसे होगी, बताइए। कोई टीचर अपना माइक ऑन कीजिए और मुझको आंसर कीजिए। कोई भी नहीं बोल रहा है। देखिए, जो भी आपको समझे ना जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। मूवमेंट ये पहला प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि अगर हम एक गमला लें, ठीक है, पॉट लें, उसमें हमने मिट्टी भर दी है ना, और उस मिट्टी में एक बीज बो दिया, बीज बो दिया गया। तो ये जो बीज है पहले मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाएगा और इसमें से कोपल फूटेगी। कोपल फूटते ही छोटी सी इसमें पत्ती बाहर आएगी, है ना, घास की तरह दिखेगी जो। अब इस नन्हे से पौधे को सूरज की रोशनी और पानी मिलना चाहिए, ठीक है। इन दोनों ही चीजों की मौजूदगी में ये पौधा पनप सकता है। तो हम फर्ज करते हैं कि इसको सूरज की रोशनी इधर से मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि पौधा बड़ा होते होते इस तरह इस तरफ झुकने लगता है। क्यों झुकता है इधर? क्योंकि यहाँ से उसको गिजा मिल रही है ना, यहाँ से उसे सूरज की जो रोशनी है वो हासिल हो रही है। तो पौधे का यूं बड़ा होना और सूरज की रोशनी की सिंक तक खींच जाना, यही प्रोसेस कहलाता है मूवमेंट। देखिए, पौधा हरकत कर रहे हैं ना। पहले वो एक बीज था, फिर बीज की शक्ल से उसने कोपल की शक्ल ली, और फिर उसने छोटी छोटी सी उसके अंदर डाली आई होगी, शाख आई होगी, शाखों पर छोटी छोटी पत्तियां आई होगी, और सूरज की रोशनी उसको जिधर से मिली वो उस तरफ मुकम्मल तौर पर झुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स जो है ये भी मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स मुहर्रक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो सूरज की रोशनी है ना, यही मुहर्रक है। मुहर्रक यानी स्टिमुलाई, मुहर्रक यानी स्टिमुलाई, ये स्टिमुलेट कर रही है पौधे को अपनी तरफ आने के लिए, है ना। क्यों आ रहा है पौधा उसकी तरफ? क्योंकि वही उसे ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, पौधे कितनी तेजी से हिलते हैं। जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो भी खूब तेज हिलने लगते हैं। तो ये भी तो उनकी हरकत ही है ना, मूवमेंट ही है, ठीक है। इसे भी हम मूवमेंट कहेंगे। तो तमाम ही किस्म के प्लांट्स में मूवमेंट होती है, जैसे हम इंसानों में होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, ये हमने देखा कि सॉइल के ऊपर मूवमेंट हो रही है,
ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो सॉइल है इसके अंदर ऐसे बारीक बारीक जड़ें नीचे तक जाएगी, है ना। ये पॉट में जितनी मिट्टी है उसकी तह तक के चले जाएगी जड़। तो देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। और हमने ये जो मूवमेंट देखा ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, और ये अपवर्ड है, अपवर्ड, ठीक है। जी, तो देखिए दो तरीके के मूवमेंट एक पौधे के अंदर होते हैं। पौधा ऊपर की तरफ भी मूव करता है और उसकी जो जड़ें हैं नीचे गहराई में मूव करती हैं, इसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सा आप 2 लाइन लिख लेंगे। सभी टीचर्स अपनी नोटबुक लेकर बैठे होंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ आपसे, ऐसी तवक्को करती हूँ, ठीक है। तो लिखिए कि द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स लाइट स्टिमुलाई, टुवर्ड्स लाइट स्टिमुलाई is known as फोटोट्रॉपिज्म, है ना, फोटोट्रॉपिज्म। हमने देखा कि एक बीज से पौधा तैयार हुआ और वो सूरज की तरफ बढ़ने लगा, जिधर से उसको सूरज की रोशनी मिली। इस चीज को हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इस मूवमेंट को एक अलग नाम से पेपर में पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर सूरज इसको स्टिमुलेट कर रहा है ना, इसे तहरीक प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए अगर सूरज की जानिब पौधा झुक रहा है या बढ़ रहा है तो इस चीज को कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म, फोटो फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब हमेशा ये होता है सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी। अच्छे से समझेंगे कि पौधे का बढ़ना मोमेंट कहलाएगा, लेकिन अगर सूरज की वजह से पौधा एक जानिब बढ़ते चले जा रहा है तो हम इस अमल को कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। सूरज की शुआओं की तरफ पौधा बढ़ रहा है, इस अमल को कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे ऐसी जगह होते हैं जहां उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, किसी बारीक दराज से या छत में कोई बारीक सा सुराख होता है, उस सुराख की मदद से पौधों को जो सूरज की रोशनी है उन तक पहुंचती है। तो उस एक एक शुआ की जानिब पौधा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये अमल भी कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। इतना क्लियर हुआ? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? टीचर्स आंसर नहीं करते हैं। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत या नहीं समझ में आया? समझ में आया मैम। ओके, जज़ाकिल्लाह। जी,
ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये जो है फोटोट्रॉफिज्म, इसकी तो किस्म बता दी गई। ये एक होता है पॉजिटिव टाइप का फोटोट्रॉफिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। फोटो का मतलब हमेशा याद रखेंगे सूरज की रोशनी। कल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था साइंस में, लाइट चैप्टर था, उसके अंदर ये लफ्ज आया था फोटोन, है ना। एक साइंसदान थे मैक्सवेल्स थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे किसी क्लास में, तो उन्होंने फोटोन ये लफ्ज दिया था सूरज की शुआओं को। अगर देखो क्या होता है कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म ये क्या है, इसे हम पहले देखते हैं। अगर सूरज की रोशनी की तरफ पौधा बढ़ता चला जाए तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, है ना। लेकिन कभी कभी इसके उलट भी होता है, ठीक है, इसके उलट भी होता है। पौधा जो है रोशनी की मुखालिफ सिमत में भी बढ़ता है ना। ऐसा क्यों होता है कि हो सकता है पौधा जैसे जैसे बड़ा हो उसकी शाखों का जो बोझ है वो उसको एक तरफ झुका दे और झुक करके वो उसी तरफ बढ़ने लगे, ऐसा मुमकिन है। या फिर एक अंधेरे कमरे में एक पौधा रखा है और वहां कहीं बारीक जगह से सूरज की रोशनी आती है, उस सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए पौधा कभी टेढ़ा मेढ़ा होकर बढ़ने लगता है, बिल्कुल सीधा सीधा ना बढ़ते हुए तिरछी दिशा में इधर उधर होकर के भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब पौधा डायरेक्ट सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा करता है कि हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि ये सूरज की रोशनी की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो उस चीज को कहेंगे निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। ये दो चीज इसमें आप लोग याद रखेंगे, आसान चैप्टर है, बस टर्म याद रखना। तो ये पहला प्रोसेस था नेचुरल प्रोसेस, इसे आप मूवमेंट से याद रखेंगे कि पौधों का हरकत करना, है ना, ग़िज़ा हासिल करने के लिए बड़ा होना, ये कहलाएगा मूवमेंट। लेकिन जाहिर सी बात है कि बगैर सूरज की रोशनी के कोई पौधा ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकता। जब सूरज की तरफ पौधा जल्दी जल्दी बढ़ता है उसी को कहा जाता है फोटोट्रॉफिज्म। दूसरा प्रोसेस न्यूट्रिशन। अच्छा, एक सवाल ये हो सकता है कि हम सभी जानदार हैं, देखिए जैसे कि हम इंसान हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाते हैं, इसी तरीके से पौधे जो है ये भी मूवमेंट कर रहे हैं, हम इंसान हैं हम भी मूवमेंट कर रहे हैं। ज्यादा मूवमेंट किस में होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ज्यादा मूवमेंट हमेशा ह्यूमन बींग्स में होगा, क्योंकि उनके पैर फ्री हैं, वो चल के इधर उधर आ जा सकते हैं, है ना। जबकि पौधे ऐसा कर सकते हैं क्या, वो पैदल नहीं चल सकते ना, वो एक जगह पर फिक्स है, एक जगह पर फिक्स होने की वजह से वो वहीं के वहीं हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन चलकर कहीं जा नहीं सकते। तो ज्यादा मूवमेंट हमेशा इंसानों में होगा और एनर्जी भी ज्यादा इंसानों को ही लगेगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी तगजिया, ग़िज़ा का हासिल करना, है ना। ये वाली जो चीज है
मैं पिछले चैप्टर में बड़ी तफसील से बताई थी कि इंसान कैसे ग़िज़ा हासिल करता है, क्या क्या खाता है। अब हम देख रहे हैं नबातात के बारे में कि नबातात को ग़िज़ा कैसे मिलेगी। देखिए, नबातात को ग़िज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो सनलाइट चाहिए। सनलाइट, ओके, CO2 एंड H2O। मैं पिछले पीरियड में आप लोगों को जो कीमियाई मसावात है वो भी बताई थी कि सूरज की रोशनी में CO2 और H2O, इनके मिलने से क्या बनता है, C6H12O6, यानी जो पौधे हैं वो निशास्ता तैयार करते हैं और नतीजे में ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, ये इतना हमने देखा था पिछले पीरियड में। तो देखेंगे कि नबातात अपनी ग़िज़ा बज़ाते खुद तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें फोटोट्रॉफ्स कहा जाता है। फिर से फोटो लफ्ज़ आ गया। फोटो यानी सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, है ना, सूरज की रोशनी में ही ये ग़िज़ा तैयार होगी। कोई भी पौधा रात के टाइम ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकता क्योंकि सूरज सनलाइट है ही नहीं। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पौधे को इन तीनों चीजों के अलावा मिनरल्स की भी जरूरत होती है। मिनरल्स, इसके अलावा नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है ना। हमने देखा था इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसमें उनको नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें एक पौधे को चाहिए ग़िज़ा बनाने के लिए, यही उनका बेहतरीन तग़ज़िया है, न्यूट्रिएंट है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। ये पूरा डायग्राम आपको काफी मदद देगा। अच्छे तरीके से हम फोटोसिंथेसिस के अमल को समझ जाएंगे। देखेंगे आप कि सतह जमीन है ना, सॉइल है, मिट्टी है। यहाँ पर एक बीज बो दिया गया और बीज में से पहली नन्ही नन्ही सी कोपलें टूटी और इस तरीके से एक डाली जो है वो बड़ी हो गई, है ना। साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ जो ये बीज है पानी और मिनरल्स की तलाश में, मादनियात की तलाश में नीचे काफी हद तक बढ़ती चली गई, ऐसे। ओके, आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर इस डाल में नन्ही नन्ही जो है पत्तियां उगा गई इस तरीके से, और यहाँ पर एक फूल भी है। जानते हैं हम नबातात के 5 हिस्से, है ना। समझिए ये फूल भी तैयार हो गया और पत्तियां भी आ गई। अब देखिए यहाँ पर हवा में क्या क्या शामिल है जिसकी वजह से ग़िज़ा तैयार होगी। सबसे पहले इसमें एक चीज आप ऊपर लिखेंगे कि प्लांट्स आर ऑटोफोटोट्रॉफ्स। ऑटोफोटोट्रॉफ्स,
ऑटोफोटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है बजाते खुद। प्लांट किसी से ग़िज़ा मांगते नहीं है खाने को, खुद काम करते हैं। फोटोट्रॉफ्स यानी सूरज की रोशनी में ग़िज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, एक और लफ्ज इनके लिए पेपर में यूज होता है, प्रोड्यूसर्स यानी ग़िज़ा बनाने वाले। हमने देखा था प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि इस जानिब यहाँ ऊपर सूरज है। सूरज अपनी आबोताब के साथ यहाँ चमक रहा है। ठीक है, सूरज चमक रहा है ऊपर और सनलाइट जो है, सनलाइट यहाँ से इन पत्तों पर पड़ रही है। सनलाइट में आप देखेंगे कि CO2 ये जो गैस है ये भी हवा में मौजूद है। इसके अलावा हवा में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को तोड़ कर लिख दिया, O ऑक्सीजन है, और CO2 इसे भी तोड़कर लिख दिया इस तरह से, है ना। ये डायग्राम अच्छी से याद रखना, पूरा प्रोसेस आपको दिमाग में बैठ जाएगा इसकी वजह से। अब ये जो पत्ते हैं इनके अंदर एक खास चीज मौजूद है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी सब्ज माइना। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी सब्ज माइना। जो पत्ते हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं इसी क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से पौधे को मिल रहा है मिनरल्स एंड वाटर, पानी भी मिल रहा है और मादनियात भी मिल रही है। तो जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है, हवा में मौजूद है CO2, नीचे से इसे पानी भी मिल रहा है H2O, और इनकी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में एक कीमियाई अमल होता है पौधों में, और उसी को हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था कि CO2 प्लस H2O एरो सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, और यहाँ एक चीज बनी थी, एक निशास्ता बना था C6H12O6, C6H12O6 यानी निशास्ता तैयार किया था पौधों ने, और यही उनकी ग़िज़ा थी। यहाँ पर नतीजे में ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हुई थी। यही ऑक्सीजन गैस जो है हम इंसानों के काम आती है ना, सांस लेने के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। एकदम मेन जो कीमियाई मसावात है वो ये है, ये याद रहेगी आप पूरा बता लोगे। और एक चीज यहाँ पर देखेंगे आप कि ऑक्सीजन यहाँ इवॉल्व करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ ही पौधे एक खास किस्म की शुगर भी इवॉल्व करते हैं। अब आप सोचोगे कि पौधे कैसे शुगर को इवॉल्व कर रहे हैं, शुगर कैसे बाहर आ रही है, तो एक खास किस्म की शुगर जो है फोटोसिंथेसिस में ये खारिज करते हैं। पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं, पत्ते की सतह पर देखना कभी, ये पत्ता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको लगेगा कि कुछ ऐसे व्हाइट व्हाइट है ना, तो जो व्हाइट होता है वो शुगर होती है एक किस्म की। तो ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छी से समझना है, इसके नाम याद रखेंगे। आइए आगे देखें कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर पत्तियों की वजह से श्वाई तरकीब का अमल नहीं होता।
ठीक है, आप किसी पौधे को बता सकेंगे जिसमें पत्तियों के जरिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा? कोई ऐसा पौधा? बोलिए, क्या आप किसी ऐसे पौधे का नाम जानते हैं जिनमें पत्तियों के जरिए फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता? देखिए, आप लोग ये बहुत छोटी क्लास में पढ़े हैं, नागफनी का पौधा। देखिए ऐसे दिखता है, ये ऐसे ऐसे उगा रहता है यहाँ, और ऊपर ऐसे फूला हुआ रहता है ना? और यहाँ पे ऐसे कांटे होते हैं। थोड़ा साफ कर दूँ मैं। जी, ये इस तरीके से होता है और ऊपर से फूला रहता है ऐसा। यहाँ पे छोटे छोटे कांटे होते हैं। देखे हो ये पौधा? बिल्कुल आप लोग जब 5वीं पढ़ते होंगे ना, उस वक्त ये पौधा लैब वगैरह में ले जाके टीचर्स बताते हैं, है ना? ये है नागफनी कैक्टस। नाम सुना? कैक्टस। ठीक है, कैक्टस में क्या होता है? ये पत्तियां नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला पौधा है और खुश्क साली की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से इसकी जो पत्तियां हैं ये कांटों में तब्दील हो जाती है। ये जो बारीक कांटे हैं, दरअसल ये पत्तियां थी, लेकिन इतना वहां पर सूखा कहत होता है, पानी की कमी होती है, इस वजह से ये कांटे बन जाते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल स्टेम के जरिए होता है। स्टेम, ठीक है। तो ये पूछ सकता है सवाल कि वो कौन सा पौधा है जिसमें पत्तियों के जरिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता? तो याद रखिएगा, कैक्टस नागफनी के पौधे में ये अमल होता है, लेकिन कहाँ से होता है? स्टेम के जरिए होता है, तने के जरिए होता है। एक क्वेश्चन और, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सब्ज माइना होना जरूरी है या नहीं? आंसर करेंगे मुझे कि फोटोसिंथेसिस का ये जो अमल है, क्या इसमें जो सब्ज माइना क्लोरोफिल है उसकी मौजूदगी बिल्कुल जरूरी है या नहीं? बोलिए। देखेंगे आपके फोटोसिंथेसिस के अमल में सब्ज माइना होना जरूरी नहीं है, क्लोरोफिल होना जरूरी नहीं है। क्यों? ये बात हमको कैसे समझेगी? आप लोग कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी जो पत्तियां हैं चॉकलेटी कलर की होती है ना? सजावट के लिए खास तौर पर ऐसे पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्तियां उनकी लाल रंग की होती है या फिर चॉकलेटी कलर की, आप बोल सकते हो। तो वो चॉकलेटी है, इसका मतलब इसके अंदर हरा जो पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो नहीं है, ऐसा नहीं। बस उसका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर ये नहीं भी है तो भी पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं।
कैसे ये हमें समझा कि हमने ऐसे पौधे देखे हैं जिसमें लाल रंग की पत्ती होती है, चॉकलेटी रंग की पत्तियां होती हैं, लेकिन वो पौधे भी तो बड़े होते हैं, वो भी अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ और खास तौर पर आपको इसके अंदर बस यही याद रखना है। देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके 6 मॉलिक्यूल रहेंगे, 6 CO2 प्लस 12 H2O, है ना, और पानी के 12 मॉलिक्यूल 12 H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में बनेगा C6H12O6 और नतीजे में ऑक्सीजन जो गैस है वो इवॉल्व होगी। बस अगर आपको ये मसावत याद है तो आप तमाम ही क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। ये दूसरा अहम नेचुरल प्रोसेस था जो कि पौधों में होता है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ पत्तियों की मदद से होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने कैक्टस में देखा स्टेम की मदद से भी फोटोसिंथेसिस होता है। आगे बढ़ जाऊं, आसान चैप्टर है। यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम, कोई मसला बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन में देखेंगे क्या होता है। इसमें भी आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर के जरिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकेंगे। ट्रांसपीरेशन 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 पहले इसे लिख लें आप 2 लाइन का। द गैसेस आर exchanged the gases are exchanged in plants by stomata है ना। the gases are exchanged in plants by stomata on stomata tiny pores, tiny यानी बहुत ही छोटे छोटे, टाइनी पोर्स, पोर्स का मतलब यहाँ पर सुराख। on stomata tiny pores which present on the surface which present on the surface of leaves on the surface of leaves helps in transpiration helps in transpiration। ठीक है। अब इसके बाद आपको एक फिगर बनानी है। किडनी के शेप का इस तरह, जैसे किडनी होती है ना, बिल्कुल वैसा।
से इस तरह करके डायरेक्ट गोल बनाकर, हाँ, हम यहाँ से हाथ आउट करेंगे। ओके, इस तरह ज्यादा आसानी से बनेगा। अब इसके ऊपर आपको इस तरह बनानी है। देखिए, ऑनलाइन क्लास है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन नोट्स बनाना आप सबके लिए बेहद जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में वही आपकी मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बारीक वेन लाइक स्ट्रक्चर, वेन यानी नसें, अब आप देखिए कि ये जो तस्वीर हमने बनाई है, ये है स्टोमेटा की तस्वीर, स्टोमेटा की फिगर है। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो दरख्त की पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से सुराख होते हैं। वो हमको नजर नहीं आएगा आंखों से, माइक्रोस्कोप की मदद से इसे देखा जाता है। जब इसे माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर लिया गया तो स्टोमेटा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अब स्टोमेटा का काम क्या है? देखिए, कभी इंसान जो है, प्यास लगी है इंसान को, तो वो ज्यादा पानी भी पी लेता है। ज्यादा पानी पी लिए अगर हम, तो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से वो बाहर खारिज कर दिया जाता है। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा खा लेता है, तो क्या होता है, उसको बदहजमी हो जाती है ना, या तो कै होने लगती है, ये सब होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही पौधों में भी होता है कि पौधे कभी कभी बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर समो लेते हैं, है ना। जैसे ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, वहां पर जमीन के नीचे पानी ज्यादा होगा, जड़ें जो है ज्यादा पानी चूस कर ऊपर पेड़ को देंगी, उस वक्त तो उनके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है। अब उस पानी को बाहर खारिज करना, यही अमल कहलाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ये कि सिर्फ पानी ही बाहर इवॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि इसी के साथ साथ कभी ज्यादा गैसेस अपने अंदर पौधा ले लेता है। हमने देखा है कि CO2 को पौधे जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर इवॉल्व करते हैं, है ना। तो CO2 को वो अपने अंदर कैसे लेंगे? कोई एक सिस्टम होगा उनके अंदर, जिसकी वजह से CO2 उनके अंदर जाती होगी और ऑक्सीजन बाहर आती होगी। तो वही जो सिस्टम है, उसका नाम है स्टोमेटा। ये बारीक बारीक जो सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। इनका काम क्या होता है कि अगर पौधे के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो वो पानी बाहर खारिज कर दिया जाए। ठीक है, आप लोग अक्सर देखे होंगे बारिश के मौसम में जो हरी भरी घास होती है या पौधे के ऊपर आपको पानी की बूंदे नजर आएंगी, जिसे हम आम लैंग्वेज में शबनम कहते हैं, है ना। शबनम, शबनम के कतरे आपको नजर आते होंगे। तो ये शबनम क्या है? वही एक्सेस वाटर है। एक्सेस वाटर जो कि पौधे ने जज्ब कर लिया था जड़ों की वजह से,
और वो ज्यादा पानी जो उनके अंदर चला गया उसे वो बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीट, एक्सक्रीट है ना, खारिज कर देते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, इवॉल्व कर देते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और ये फेंकने का काम वो स्टोमेटा की मदद से करते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है, जब पानी इसमें से बाहर आना चाहता है तो इसकी जो ये ओपनिंग है ये खुल जाती है। ओपनिंग है ना, जिसका मुंह है खुल जाता है और उसमें से पानी बाहर आ जाता है और पत्ते की जो ऊपरी सतह है वहां पे हमको वो पानी नजर आता है। ठीक है, ऐसे ही चॉय तरकीब के दौरान भी स्टोमेटा एक्टिव होता है। चॉय तरकीब के दौरान भी स्टोमेटा एक्टिव होता है। क्या करता है, यहाँ पर भी इसकी ओपनिंग खुल जाती है और ये CO2 को अपने अंदर जाने देता है। ओके, और ऑक्सीजन को बाहर आने देता है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तबादला हो रहा है, और जो एक्सेस वाटर, ज्यादा वाटर जो पानी जड़ों के जरिए जज्ब हो गया था पौधे में, वो भी बाहर खारिज हो रहा है। यही पूरा अमल कहलाता है ट्रांसपीरेशन। इसी पूरे अमल को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इसे और अच्छे तरीके से लिख लें। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो ट्रांसपीरेशन is a process by which excess of water excreted and exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place during photosynthesis. During photosynthesis, stomata is an important stomata is an important internal structure. Stomata is an important internal structure by which transpiration takes place. By which ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस। ओके, ये पूरा देखिए मैंने आपको वजाहत लिखा दी। यहाँ पे अभी 3 आमाल हमारे पूरे हुए, 3 नेचुरल प्रोसेस पूरे हुए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोलिए। हाँ, कोई परेशानी, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये देखिए, ये भी पूछता है पेपर में कि और कौन सी चीज है जो कि एक पौधे से एक्सक्रीट होती है, यानी बाहर की तरफ खारिज की जाती है। तो उसे भी लिख ले कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं,
जैसे इंसानों में फाजिल मादे होते हैं ना, बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं, वैसे ही पौधों में भी होता है। जो उनके वेस्टेज है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और फॉरेस्ट में जो प्लांट है यानी जंगलाती जो पौधे हैं या पेड़ हैं, उनके अंदर गम यानी गोंद ये भी एक्सक्रीट होती है, गम। इसे एक और नाम दिया जाता है रेजिन्स। रेजिन्स, गम को रेजिन्स का नाम भी दिया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ तक समझा ना? ट्रांसपोर्टेशन, जल्दी से देखेंगे, आसान चीज है ये। ट्रांसपोर्टेशन का आम मीनिंग अगर आप देखेंगे तो होता है नक्ल-हमल। ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन यानी नक्ल-हमल। अब पौधों में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होगा? देखिए, जो हमने अभी डायग्राम पहले बनाया था उसमें ये चीज मैं आपको बताई थी कि जड़ें जो है वो जमीन की गहराई में जाकर पानी और मिनरल्स को ऊपर भेजती है। ठीक है, वाटर और मिनरल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया। ऐसे ही ऐसे ही क्या होता है कि जो और भी जरूरी चीजें हैं जैसे कि CO2, H2O, है ना, ये सब भी बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं पौधे के अंदर। तो देखिए यहाँ पर भी ये एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई, यानी यहाँ पर नक्ल-हमल हो रहा है। एक चीज अंदर से बाहर जा रही है, दूसरी बाहर से अंदर आ रही है। वाटर और मिनरल जो है ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी यहाँ पे हरकत हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है कुछ चीजें, है ना। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं? हमें यहाँ से धुलिया जाना है, हम बस पकड़ेंगे, बस से चले जाएंगे, तो हमारे अंदर हरकत होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे ही वाटर और मिनरल एक जगह से दूसरी जगह गए और CO2 और H2O बाहर से अंदर गए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अंदर से बाहर आती है। तो देखिए ये सब एक तरीके से चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हरकत कर रही हैं, इनका ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। अब देखिए सवाल क्या पूछा था कि पौधों में फूड किसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, ये क्वेश्चन था। प्लांट्स में फूड को किसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो याद रखिएगा, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। फ्लोएम, है ना, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। और वाटर एंड मिनरल, water and mineral, water and mineral is transported by xylem। xylem, ठीक है। तो xylem and phloem, xylem and phloem
उर्दू में कहा जाता है हाशिबा और लेहा। इनका काम पूछता है पेपर में। तो जो फूड है वो फ्लोएम पहुंचाएगी और वाटर और मिनरल जाइलम पहुंचाएगा। ये दो टाइप की जड़ें हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज पूछता है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, ये भी पूछा गया है, इसे भी लिखने। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम यानी फ्लोएम नाम की जो जड़ है इसके कौन कौन से हिस्से हैं, इसे लिख लें आप। सीयू ट्यूब्स, सीयू ट्यूब्स, ओके। दूसरा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा पार्ट है इसमें फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। देखिए, जाइलम और फ्लोएम, इसकी जो इमेज है जरा सा मुश्किल है ना। तो मैं आप लोगों को उसकी तस्वीर अभी ग्रुप पर भेज दूंगी, उसे आपको अच्छे तरीके से अपनी नोट्स में बनाना रहेगा। जब आप वो तस्वीर बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको उनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है जाइलम फ्लोएम वाला 2 से 3 दफा रिपीट हुआ है। कोई 4 पार्ट मतलब 4 ऑप्शन होता है आपका, तो उसमें से कोई 3 फ्लोएम का दिया हुआ था और एक चीज किसी अलग में से ले लिया गया था। वहां पर ये पूछा था कि कौन सा फ्लोएम का पार्ट नहीं है या फ्लोएम का कंपोनेंट नहीं है, वो पहचानना था। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। जाइलम और फ्लोएम ये 2 तरीके की जड़ें हैं। फ्लोएम फूड को पूरे दरख्त में पहुंचाएगा और जाइलम नीचे से उसको पानी और मिनरल चूस कर पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये इतने अमाल थे प्लांट के अंदर जो होते हैं, नेचुरल प्रोसेस। समझ में आया आपको? एक एक अमल रह गया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काफी डिटेल में इसको लेना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं आगे लूंगी, है ना। यहाँ तक कि सब क्लियर है? कोई चीज में प्रॉब्लम? कल जो मैं नोट्स भेजी हूँ ना आप लोगों को ग्रुप पर, उसे भी आपको लिखना है ना। जो भी कॉपी बनाए होंगे आप उसके अंदर जरूर तहरीर कीजिए। बहुत ही अहम नोट्स है और उसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर में इंशाल्लाह। तो आप लोग सारे पॉइंट्स लिखिए और रोजाना रिवीजन लीजिए। बगैर रिवीजन के आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। किसी को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लास को एंड करें फिर। देखिए, अभी सब आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, उसमें आपको जब नए नए सवालात और ऐसा लगेगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं, उस वक्त आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अरिहंत की एक बुक आती है पेपर सॉल्यूशन की, 2011 से 24 तक के पूरे पेपर है ना। तो एक एक पेपर आप अपनी सहूलत के हिसाब से, जब आपको टाइम रहे,
जैसे ईवीएस का एक दिन कर लिए, एक दिन आप सीडीपी का कर लिए, किसी एक दिन आप इंग्लिश का, अपना सेल्फ करते रहिए। और जब हमारा ये सारा कंटेंट मैं आपको दे दूंगी, उसके बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी घर पर भी जारी रखिए, क्योंकि 1 घंटे में हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। कोई टीचर आंसर नहीं करते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया। जी जी, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।